चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लियो चैप्टर का। ये नीचे लिखेगा, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी which produces sensation of vision. Which produces sensation of vision. Which produces sensation of vision. जैसे साउंड भी एक एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, इन द सेम वे ये सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन में, सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज आर, 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 लिखेंगे फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखेंगे ना। इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। पढ़े अपन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, याद है ट्रांसवर्स का कैसी वेव होती थी? हाँ हाँ, पर उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द पार्टिकल्स ट्रैवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब देखो, जाना सबको इधर ही है, सबका डायरेक्शन यही है। एक टाइप की वेव होती थी जो ऐसे ऐसे जाती थी, हाँ, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जाना उधर है, सीधा जाना तो सीधा ही है ना। बट ये वाली थोड़ी सी बदमाश वेव है, जाना उधर है पर मस्ती करते करते जा रही है ना, ऐसे ऐसे जा रही है, सीधा भी तो जा सकती थी ना। तो ये ट्रैवल करती है अपने परपेंडिकुलरली, जो पाथ है ना उसका, उससे परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हुए जाती है, समझ रहे हो। बट ये सीधी जाती है। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती थी और ये हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। जनरली साउंड इस टाइप के से ट्रैवल, जैसे अभी एयर में साउंड ऐसे ही ट्रैवल करके आ रही है आप लोग के पास तक, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, it travels in a straight line, it travels in a straight line, it travels in a straight line, it travels in a straight line. Next point, it do not require, it do not require material medium to travel. straight line में travel करेगी और do not require, do not require material medium to travel, material medium to travel. अनलाइक अवर साउंड वेव्स, है ना, साउंड वेव्स को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि लाइट कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम, है ना। नेक्स्ट, जबकि सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी वैक्यूम में, तो उसके बारे में लिखो एक पॉइंट स्पीड के बारे में। द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर is 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second. बाकी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी ना, हर मीडियम में सेम वेलोसिटी नहीं होगी लाइट की। जैसे जैसे आपका मीडियम में पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड घटती जाएगी। अब सोचिए एयर में पार्टिकल्स कम है, वैक्यूम में पार्टिकल्स तो है ही नहीं, तो यहाँ पे फास्टेस्ट ट्रैवल कर रही है। जैसे लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से बढ़ जाएंगे तो वहां थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, और सॉलिड में तो पार्टिकल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वहां पे और धीमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अगला लाइन। ये 4 पॉइंट हो गए ना, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, एक और पॉइंट लिखना। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 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 है ना। उस एक पूरा ना क्या होता है पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होती हैं, जिसमें हमें क्या दिखती है, सिर्फ विजिबल लाइट्स, जो हमारे कलर्स है ना, विबग्योर, दोज आर द विजिबल लाइट्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इन्हीं के अलग अलग शेड्स होते हैं जो हमें दिखते हैं। हमें आईआर रेज नहीं दिखती, इंफ्रारेड रेज जो हमारे रिमोट से निकलती है,
होता है ना, यहाँ रिमोट कंट्रोल में एक एलईडी होता है ना, इसको आप जब प्रेस करते हो तो ये एलईडी से भी लाइट निकलती है जो आपकी टीवी या एसी में जाती है, बट हमें वो दिखती नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो इस लाइट को ना, हाँ, नहीं नहीं, कैमरा, अरे आपके फोन के कैमरा को इसकी तरफ करना और प्रेस करना तो आपको इसकी लाइट दिखेगी, समझ रहे हैं? ऐसी कैमरा की भी लाइट डिटेक्ट करते हैं अपन की कहीं कैमरा स्पाई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, तो आप अपने फोन पे कैमरा को ऑन करके ऐसे घुमा लो सब जगह। अरे वो नहीं होता है, अभी तक आप लोग नहीं देखे वो चेंजिंग रूम में बोलते हैं कि चेंजिंग रूम में आप अंदर कैमरे तो नहीं लगे हुए हैं, तो उसके लिए अपन फोन को देख लो ऐसे पूरा। अगर कहीं कहीं कैमरा होगा तो उसकी लाइट जल रही होगी ना, कुछ ब्लिंक हो रही होगी लाइट, पर वो लाइट आईआर लाइट होती है, इंफ्रारेड रेज, तो वो हमें कैमरे के फोन मतलब फोन के कैमरे में दिख जाती है, समझ रहे? ऐसे नहीं दिखेगी नेकेड आई से, बट अगर यू विल सी थ्रू कैमरा तो उस कैमरे से वो आईआर वेव्स, आईआर की लाइट दिख जाएगी। ऑब्जर्व करना, आज अपने एसी के ही रिमोट से ऑब्जर्व करना या टीवी की रिमोट से ऑब्जर्व करना, तो ये सब आती है इनविजिबल। ये रेस क्या होती है? इनविजिबल, नॉट विजिबल टू अवर नेकेड आईज, है ना। हमें सिर्फ क्या दिखती है? विजिबल रीजन की लाइट्स, वही विबग्योर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइट्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, हमें पर वो विजिबल वाला रीजन ही दिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या पॉइंट सारे लिख लिए? ठीक है, नीचे लिखना। लाइट इज रिप्रेजेंटेड, लाइट इज रिप्रेजेंटेड, light is represented by a straight line, light is represented by a straight line called ray, called ray, ऐसा बना भी लेना, रे, called ray, नीचे लिखना रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है। फिर एक डेफिनेशन नीचे लिखेंगे, बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज, bundle of rays is called a beam of light, bundle of rays is called a beam of light, bundle of rays is called a beam of light, full stop। If the rays propagate parallel to each other, if the rays, if the rays propagate parallel to each other, if the rays propagate parallel to each other, it is called parallel beam, it is called parallel beam, it is called parallel beam। पैरेलल बीम में अंडरलाइन कर देना, ये पैरेलल बीम का डेफिनेशन हो गया, पैरेलल बीम। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, अ बीम ऑफ लाइट इन विच, पैरेलल बीम हो गया ना। नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं, अ बीम ऑफ लाइट इन विच rays propagate, beam of light in which rays propagate to meet at a point, rays propagate to meet at a point, to meet at a point is called converging beam, is called converging beam, is called converging beam। converging beam में अंडरलाइन, ये converging beam का डेफिनेशन हो गया। और एक डाइवर्जिंग का भी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर तीनों का डायग्राम बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन में डाइवर्जिंग का भी डेफिनेशन, अ बीम ऑफ लाइट इन विच रेस प्रोपगेट, यहां तक तो लिखो पूरा सेम, अ बीम ऑफ लाइट इन विच रेस प्रोपगेट, a beam of light in which rays propagate in such a way that, in such a way that, in such a way that they move out of a point, in such a way that they move out of a point, they move out of a point is called a divergent beam, such that they move out of a point is called a divergent beam,
इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट बीम। तीनों का डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा पैरेलल बीम, फिर दे आर कमिंग एंड मीटिंग एट अ पॉइंट, तो इनको हम कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। और अगर एक पॉइंट से निकल रहे हैं बाहर की तरफ तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट बीम। तीनों में नाम लिख लेंगे। ये हो गया पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग भी बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग बीम, एंड दिस इज डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, तीनों का डायग्राम बना लीजिए। डन। नेक्स्ट लाइन डालिएगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज लिखिएगा इसमें। एन ऑब्जेक्ट इज वन, एन ऑब्जेक्ट इज वन विच वी आर लुकिंग एट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो एक चीज है जिसको हम देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज वन विच वी आर लुकिंग एट और विच वी वांट टू सी। An object is one which we are looking at or which we want to see. ठीक है, फुल स्टॉप। An object, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे, an object either emits, an object either emits, an object either emits, EMITS, an object either emits its own light, an object either emits its own light, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? luminous objects, luminous objects, an object either emits its own light, ब्रैकेट में luminous object। एग्जांपल तो लिखाने की जरूरत नहीं है, सन हो जाएगा आपका, स्टार्स हो गए, लाइट हो गई, कैंडल हो गया, है ना। हाँ, ब्रैकेट क्लोज, luminous object क्या, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज के बाद और रिफ्लेक्ट्स, और रिफ्लेक्ट्स light incident on it, or reflects light incident on it, ब्रैकेट में नॉन luminous objects, और reflects light incident on it, that is non luminous objects। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में इमेज के बारे में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? दो टाइप के ऑब्जेक्ट, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। और ऑब्जेक्ट ही लाइट एमिट करता है, या तो खुद की लाइट करेगा या तो दूसरे की रिफ्लेक्ट करा के करेगा, बट हमेशा ऑब्जेक्ट से ही लाइट मिरर की तरफ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में इमेज के बारे में लिखते हैं। लिखेंगे नीचे, इमेज इज द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज द रेप्लिका, REPLICA। एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार इमेज बड़ी छोटी भी बनती है ना, तो इसलिए एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बोल रहे, कॉपी उसकी। तो ऑब्जेक्ट, इमेज इज द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, हाइफन डाल के लिखो, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल। हाँ, रियल इन्वर्टेड होती है और एक्चुअल कन्वर्जन से बनती है ऑन द स्क्रीन, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ही स्क्रीन होगी। ठीक है, जबकि वर्चुअल इमेज क्या होगी? जो डाइवर्जेंस से बनेगी या अपीयर टू डाइवर्ज से बनेगी, नॉट ऑन द स्क्रीन, एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, हाँ लिखो, एक पैराग्राफ रियल के लिए, एक पैराग्राफ वर्चुअल के लिखेंगे। अ रियल इमेज इज फॉर्म बाय,
a real image is formed by a real image is formed by the actual intersection of the rays. A real image is formed by the actual intersection of the rays. Actual intersection of the rays. ब्रैकेट में लिखो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मिरर है कि लेंस है. रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड. रिफ्लेक्टेड मिरर रिफ्लेक्ट करता है ना, और लेंस रिफ्रैक्ट करता है. अब यही रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस अगर आकर के एक पॉइंट पे मीट हो रही है तो वो रियल इमेज बना रही है. ठीक है, तो वही लिख रहे हैं अपन. इट इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज. कौन सी रेज? आइदर रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट एट अ पॉइंट. ब्रैकेट क्लोज करके. ऑफ लाइट एट अ पॉइंट. ऑफ लाइट एट अ पॉइंट. ऑफ लाइट एट अ पॉइंट. फुल स्टॉप. दे कैन बी obtained ऑन अ स्क्रीन. रियल इमेज के पैराग्राफ में ही लिख रहे हैं अपन ना. दे कैन बी obtained on a screen. They can be obtained on a screen. Full stop. Real images are generally inverted. Real images are generally inverted. Generally inverted and is formed in front of a mirror. And is formed in front of a mirror. मिरर के अंदर जो बन रही है उसको अपन रियल नहीं बोल सकते. मिरर के सामने बनी. जैसे ये अगर मिरर है, यहां मैं खड़ा हूं, तो मेरी इमेज यहां अगर बन रही है स्क्रीन पर, तो वो रियल इमेज कहलाएगी. ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. ठीक है, चलिए एक पैराग्राफ वर्चुअल के लिखिए. इसी पैराग्राफ को कॉलम में बदल सकते हैं अपन, है ना. अगर डिफरेंस बिटवीन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो वी कैन कन्वर्ट दीज पैराग्राफ इनटू कॉलम्स. ठीक है, लिखिए वर्चुअल इमेज के बारे में. अ वर्चुअल इमेज, a virtual image is formed at a point. A virtual image is formed at a point. Is formed at a point from where the reflected ब्रैकेट में लिख लेना और रिफ्रैक्टेड. दोनों हो सकती है अगर अपन लेंस और मिरर की बात कर रहे हैं तो. at a point from where the reflected या refracted bracket close light rays वहां पे कन्वर्ज हो रही थी. यहां पे appear to diverge. appear वर्ड जरूर लिखना. सुन रहे हैं क्या? appear to diverge. फिर से रिपीट कर रहा हूं. it is virtual image is formed at a point from where the reflected or refracted light rays appear to diverge. समझ गया क्या? appears to diverge क्यों बोल रहे हैं? समझ गया क्या? देखो इधर हमने उस दिन प्लेन मिरर का इमेज बनाया था ना, कि आपका प्लेन मिरर है, ये पॉइंट से ऐसे गई फर्स्ट रे, इसका रिफ्लेक्टेड रे पीछे चला गया, ये रहा इसका सेकेंड रे इंसिडेंट रे, और ये रहा इसका रिफ्लेक्टेड रे. ये दोनों रेज आपस में डाइवर्जिंग में है, बट ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इस पॉइंट से आ रही हैं. ऐसा लग रहा है को ही अपीयर बोलते हैं. तो दे आर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, और यही पॉइंट इसका क्या है? इमेज. समझ गए क्या? वर्चुअल वाला. ठीक है, फुल स्टॉप. इट कैन नॉट बी obtained ऑन अ स्क्रीन. क्योंकि कन्वर्ज हो ही नहीं रहे वो. जब तक स्क्रीन में जाके कन्वर्ज नहीं होंगे, स्क्रीन पे इमेज नहीं बनने वाली. तो इट कैन नॉट बी obtained ऑन अ स्क्रीन. it cannot be obtained on a screen. And last point, virtual images are generally erect. Virtual images are generally erect. Virtual images are generally erect.
तो ये यहां तक की बात हो गई, लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइट ट्रैवल कैसे करती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं अपन पहले फिनोमिना में, रिफ्लेक्शन। मेन हिंट डालिए, रिफ्लेक्शन, बड़ा सा हिंट डालेंगे, है ना। तो ये पहले अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन डेफिनेशन क्या होती है पढ़ेंगे इसकी, इसके लॉस पढ़ेंगे, फिर तीन अलग अलग मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन डेफिनेशन क्या पढ़ते हुए आए अपन रिफ्लेक्शन का आज तक? हाँ, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस, और वापस आ रही है। वो सरफेस कैसा होना चाहिए आपका? ओपेक। ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट पास हो जाएगी, तब वो रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट के लिए यू नीड अ ओपेक सरफेस। ठीक है, लिखो उसका डेफिनेशन। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the phenomena of bouncing back of light in the same medium, in the same medium, in the same medium after striking a surface, after striking a surface, after striking a surface is called reflection, is called reflection, is called रिफ्लेक्शन। एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में अपन सारी चीजें मार्क कर देते हैं ना, कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक मिरर बना लेंगे, ये हो गया आपका मिरर, ये रही आपकी इंसिडेंट रे, नाम दे देते हैं इसको, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको मैं एन नाम दे देता हूं, और यहां से ये रही रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्यू नाम दे देते हैं, और ये रहा आपका नॉर्मल। ठीक है, एंगल्स को मार्क कर देता हूं मैं, ये होगा आपका एंगल आई, दिस इज एंगल आर, बना लो इसको। एरो जरूर बनाना है ना, एरो से तो पता चल रहा है कि कौन सी इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्लेक्टेड। जो मिरर की तरफ जा रही है वो इंसिडेंट है, और जो मिरर से अवे जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, है ना, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। इसको लिख देना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हम जो दिखा रहे हैं ना, ये शेडिंग जो किया है ऐसे, ये आपकी होती है सिल्वर कोटिंग। सिल्वर से जनरली अपन करते हैं, बिकॉज सिल्वर एक तरह से बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, तो अपन सिल्वर का कोट लगाते हैं एक साइड में, है ना, ग्लास के, तो वो मिरर बन जाता है। ठीक है, साइड में लिख लेना सारी सबके नाम। पीएन क्या है? पीएन इज इंसिडेंट रे, पीएन इज इंसिडेंट रे। फिर आपका क्यूएन जो है, इट इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज एन? एन डैश, देखो इसको मैंने एन नाम दिया है ना, और ये एन डैश है, क्या बोल रहे हो? हाँ, नॉर्मल, एन एन डैश क्या है? नॉर्मल। फिर एंगल आई, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखेंगे ना, किसके किसके बीच में बना एंगल, हम जनरली इसको बोल देते हैं, कभी कभार, है ना, एक कॉमन मिस्टेक होती है कि हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल से नापा हुआ एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्शन। यहाँ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बोलना है, यहाँ पे अपन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन रे नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं क्या? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो वहां मार्क कर ही दिए हैं, नीचे लॉज लिखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, नीचे लाइन में लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर। फर्स्ट लॉ, पहले फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, फर्स्ट लॉ,
when a ray of light is incident on a mirror, when a ray of light is incident on a mirror, when a ray of light incident on a mirror, comma, it is reflected from the mirror. When a ray of light is incident on a mirror, it is reflected from the mirror in such a way that, in such a way that, in such a way that, reflected from the mirror in such a way that, in such a way that angle of incidence, angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. That is, mathematically कैसे लिखोगे? That is, angle I is equals to angle R. Angle I is equals to angle R. ठीक है? सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ समझ गया ना? फर्स्ट लॉ कि कोई भी लाइट रे अगर मिरर पे जाके इंसिडेंट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे. ठीक है? हाँ, चलो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे. सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence, क्या क्या बोला मैंने? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence, all lie in the same plane. All lie in the same plane. All lie in the same plane. ठीक है? All lie in the same plane. At the point of incidence लिखना नहीं भूलेंगे. सुन रहे हैं ना? मैंने उस दिन भी कहा था कि at the point of incidence लिखना हम जनरली क्या लिख देते हैं ना, तीनों रे का नाम लिख देते हैं एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन लिख देते हैं. हम ये वाला पॉइंट भूल जाते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जबकि इसी पॉइंट पे तीनों सेम प्लेन में, और वो प्लेन क्या है? अब मिरर. ठीक है? तो इसका एक स्पेशल केस लिखेगा नीचे, नोट करके लिख लो उसको, दोनों लॉ के नीचे नोट करके लिखिए. When the incident ray falls on a mirror, when the incident ray falls on a mirror, when an incident ray falls on a mirror at right angles, when the incident ray falls on a mirror at right angles, comma, the angle of incidence is 0 degree. The angle of incidence is 0 degree, and therefore angle of reflection is also 0. And therefore angle of reflection is also 0. And therefore angle of reflection is also 0. हम कौन से केस की बात कर रहे हैं? ये आपका मिरर है, इंसिडेंट रे ऐसे गई है, 90 डिग्री पे स्ट्राइक करी है, रिफ्लेक्ट होके वापस पीछे आएगी, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 0. समझ रहे हैं ना? 90 डिग्री के गिरने का मतलब ये नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, हम बोल रहे हैं मिरर पे 90 डिग्री पे गिरी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे 90 डिग्री हो जाएगा? उसी पॉइंट से नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट रे भी वही है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया. और अगर इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री है तो बाय लॉ रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 डिग्री होगा, तो वही लाइन वापस जाएगी. मतलब पाथ सेम रहेगा, बस ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा. पाथ तो वही है ना लाइट का, बस इंसिडेंट रे ऊपर ट्रैवल कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे नीचे ट्रैवल कर रही है. ठीक है? बना लो ये वाला डायग्राम, इस नोट के लिए ये डायग्राम है. ठीक है? ये लिख लेना, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री.
क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट साइड डालेगा। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इसका मतलब क्या हुआ? एक प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है, कैसे बनाता है? तो हमने पढ़ा है वर्चुअल इमेज बनाता है। अपन डायग्राम में बनाया था, ए बी ऑब्जेक्ट लिया था तो उसका इमेज ए डैश बी डैश पीछे बन रहा था। उसकी पूरी प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, इमेज सेम डिस्टेंस से बनती है, इमेज सेम साइज की होती है और लैटरली इन्वर्टेड होती है। तो बस इसी को लिखना है अपने को, ठीक है? तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है? डायग्राम बनाते हैं सीधा। ठीक है, ये आपका हो गया मिरर। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए बी नाम का। प्रॉपर स्केल वगैरह से बनाना है ना, तभी बनेगा डायग्राम। ये रही पहली इंसिडेंट रे। ठीक है, ये पहली इंसिडेंट रे हुई। ये रही उसके लिए नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और इतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बना लेना। ठीक है, एक और रे बनाते हैं। ये एक ही पॉइंट से मैंने अभी एक रे निकाली है ना, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी वाली मैं स्ट्रेट बना रहा हूं, स्पेशल केस अपना, जहां पे स्ट्रेट जाती है और वापस स्ट्रेट पीछे चले जाती है। नाउ दिस टू आर डाइवर्जिंग इन नेचर, बट अगर आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया ए डैश। याद क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? सुनना क्या क्या बना ये जो आपको पिंक लाइट्स दिख रही है, ये आपकी इंसिडेंट रेज है। सुन रहे हो क्या? ये दोनों क्या है? इंसिडेंट रे नंबर 1, इंसिडेंट रे नंबर 2। पॉइंट ए से ही निकाला मैंने दोनों लाइट को। और उनकी जो रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है, ये ब्लू वाली जो आपको दिख रही है, ये क्या है? उनकी रिफ्लेक्टेड रेज। तो उनको अपन नाम दे देते हैं, लेट्स से इसके लिए 2 डैश और ये हो गई 1 डैश। समझ गए क्या? जब इन दोनों को देखा गया तो रियल वर्ल्ड में तो ये डाइवर्जिंग नेचर की थी, बट वो डाइवर्जिंग वाली लाइट कहीं ना कहीं से तो डाइवर्ज हो रही होगी ना, तो एक पॉइंट से निकल रही होगी। वो पॉइंट को निकालने के लिए आप दोनों को पीछे लेकर आए, तो दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज बिहाइंड द मिरर, और वही है उस पॉइंट का इमेज ए डैश। समझ आए क्या? इसी के हाँ निकालेंगे ना, अभी तो बी से भी, अभी तो आपका ऑब्जेक्ट का एक ही पॉइंट बना है। आप सारे से निकलेगा, पर अपन बना रहे सिर्फ दो, ताकि पहला और अगर आखिरी पता चल जाएगा तो दोनों के बीच में ही सारे पॉइंट्स होंगे ना। ऑब्जेक्ट का पॉइंट एक और पॉइंट दूसरे का अगर मैंने इमेज बना लिया, बाकी सारे पॉइंट्स भी तो उन दोनों के बीच में ही होंगे। ठीक है, चलो अब बी से बनाते हैं सेम चीज। बी से भी दो इंसिडेंट रे निकालते हैं। एक स्ट्रेट वाली ले लेते हैं और जिसका रिफ्लेक्शन होकर के क्या होगी? पीछे जाएगी। ठीक है, फिर एक ऐसी वाली ले लेते हैं। ये रही आपकी इंसिडेंट रे। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और इतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये दोनों कभी मीट नहीं करने वाले, बट जब इन दोनों को पीछे प्रोड्यूस किया जाएगा, इसको अपन ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको ऐसे प्रोड्यूस कर रहा हूं, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, और यही है आपका बी डैश। दोनों को मिला देंगे, ये रही आपकी इमेज। समझ रहे हो क्या?
क्या हो गया? आपको लिखना तो यहाँ नीचे लिखे ना कि व्हाट इज ए बी, व्हाट इज ए, है ना? तो ए बी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ए बी? ऑब्जेक्ट। और जो ए डैश बी डैश बनाया आपने वो क्या है? उसकी इमेज। ये आपका एम एम डैश मिरर हो गया। एम एम डैश इज मिरर। तो हमको एटलीस्ट हर एक पॉइंट से 2 इंसिडेंट रे निकालनी पड़ेगी और उनका रिफ्लेक्टेड रे देखना है क्या हो रहा है उसके साथ। क्या वो डाइवर्ज हो रही है, क्या वो कन्वर्ज हो रही है? अगर वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रही होती रियल वर्ल्ड में तो वो रियल इमेज बना रही होती, बट ऐसा हो नहीं रहा है। वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां जा रही है? एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। इसने उसको पीछे प्रोड्यूस करके देखे तो पता चला कि वो ऐसा लग रहा है कि वो मिरर के पीछे से आ रही है, लग रहा है, बाकी में थोड़ी ना आ रही है। हो गया? प्रॉपर्टीज लिखते हैं चलो उसकी। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। बोलू? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड इसलिए नहीं बोल रहे कि ए पॉइंट ऊपर था, इमेज में भी ए पॉइंट ऊपर है, बी पॉइंट नीचे था, इमेज में भी बी पॉइंट नीचे है। अपसाइड डाउन नहीं हुआ है, ठीक है? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is equal to the distance of image from the mirror, is equal to the distance of image from the mirror. थर्ड पॉइंट, साइज के बारे में लिखे, है ना? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख लेंगे। साइज ऑफ इमेज is equal to the size of object, is equal to the size of object. And last point कौन सा बच गया? लेटरल इन्वर्जन वाला लिख लो। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका मीनिंग क्या होता है? वही लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाएगा इमेज का। दैट इज हाइफन लगा के लिखो इसमें, दैट इज if we stand in front of a plane mirror, if we stand in front of a plane mirror, in front of a plane mirror, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं ना अभी अपन, कॉन्केव कॉन्वेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। प्लेन मिरर, and raise our left hand, and raise our left hand, raise our left hand, comma, we observe that, we observe that the image, that our image raises its left hand, that our image
raises its right hand, sorry, raises its right hand. ठीक है, क्लियर है? क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझो, देखो ऐसा समझो, खड़े हो तो देखो, समझ लो, इधर इधर समझ लो, मैं हूं ना, ये मिरर है और ये मेरा इमेज है, तो मेरा ये राइट हैंड उठा, तू क्यों राइट उठा रहा है भाई? ये मैं ऐसा उठाया ना, तो ये ऐसे उठेगा, देखो ऐसे दिखता है ना आपको, आप ऐसे खड़े हो तो अपने आप को ऐसे देख रहे हो कि नहीं? तो ये तेरा कौन सा हाथ है और ये मेरा राइट, समझ गया क्या? ये है लेटरल इंवर्जन। क्लियर हुआ है सारी प्रॉपर्टीज? ठीक है, चलो एप्लीकेशन लिखो। प्लेन मिरर कहां कहां यूज करते हैं? चलो प्रॉपर्टी, ये यूजेस, यूजेस बोलो या एप्लीकेशन बोलो, प्लेन मिरर हम कहां कहां यूज करते हैं? कहां यूज करते हैं? हाँ, एज अ लुकिंग मिरर हर जगह, मतलब क्या होता है? ये प्लेन मिरर पहन गया, मैं प्लेन मिरर पहना हूं क्या? एज अ लुकिंग मिरर है ना। फिर हम जाते हैं बार्बर शॉप में, सलून में, पार्लर जाते होगे ना आप लोग, तो वहां पे भी मिरर होता है, राइट, वो भी प्लेन मिरर ही है। फिर हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में भी प्लेन मिरर होता है, इनफैक्ट वहां पे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, आपने पेरिस्कोप कैसा होता है? कुछ ऐसा रहता है पेरिस्कोप, ध्यान देना ऐसा। टेलीस्कोप नहीं, पेरिस्कोप। देखो, एक मिरर यहां लगाते हैं अपन और एक मिरर यहां रहता है, दोनों 45 डिग्री पे होता है एक दूसरे से, ठीक है। और मुझे यहाँ का एक ऑब्जेक्ट देखना, लेट से यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल है, ठीक है, और मैं यहाँ हूं, ये मेरी आंख है, ठीक है। तो देखो कैसा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, याद है ना? ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, यहां टकराएगी, फिर यहां टकराएगी, और फिर आंखों में इमेज बनाएगी। हाँ, मतलब ये तो 90 डिग्री ही बन रहा है, बट मिरर्स आर प्लेस्ड एट 45 डिग्री। ये पेरिस्कोप है, मतलब इसमें क्या होता है ना, जैसे सबमरीन्स में होता है ये, सबमरीन्स में क्या होता है, आप सबमरीन नीचे है पानी के, अब वाटर सरफेस में अगर कोई है दुश्मन हमारा, तो उसको सिर्फ पेरिस्कोप से आप देख सकते हैं, भले आप नीचे हो, सबमरीन के अंदर हो, सबमरीन में इस टाइप का अंदर होगा और ये ऐसा बाहर निकला होगा, तो आपको नीचे से ऊपर का व्यू दिख जाएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, समझ रहे हैं ना? वहां तो लेंस रहता है, ठीक है, समझ रहे क्या? माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में क्या रहता है, लेंसेज रहेंगे, हाँ। आगे बढ़े, तो पेरिस्कोप में होता है, फिर एक आपका कैलिडोस्कोप होता है। कैलिडोस्कोप क्या होता है, जिससे अपन अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, आप लोग एक पे पढ़े हो वो, एक ऐसा जो आपको वो शटल कॉक आता है ना, कॉर्क खेलने वाला बैडमिंटन, उसका डब्बा देखो कभी, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, बड़ा सा डब्बा, है ना? उसमें आप उस डब्बे को लेना और उसमें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स को अंदर ऐसे ट्रायंगल बना के रख देना। तो चलो, मतलब 3 रेक्टेंगल बनेंगे, तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं वो 3 साइड्स, है ना? एक ये रेक्टेंगुलर साइड हो गया, ऐसे ही 2 और लो, इमेजिन करो कि ये दोनों से, ये तीनों से मिलाकर ट्रायंगल बना रहे हैं अपन, तो ये तीनों को ट्रायंगल बना करके अपन यहां रख देंगे और अंदर डाल देंगे कुछ चूड़ियों के टुकड़े, या जो आपके वो पार्टी पॉपर्स आते हैं ना, जो रंग बिरंगे चमकीले होते हैं, आप उसको उसके अंदर डाल देंगे। सामने एक आई पीस रखे रहेंगे देखने के लिए, और फिर उसको अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज कैलिडोस्कोप। तो वहां पे भी प्लेन मिरर लगता है, ठीक है। चलो लिखो एप्लीकेशन। फर्स्ट लिखना, इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर्स, इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर्स, it is used in dressing mirrors as looking glass. It is used in dressing mirrors as looking glass. It is used in dressing mirrors as looking glass. अपने आप को देखने के लिए ग्लास, है ना? सेकेंड लिखेंगे, it is used in barber's shop. It is used in barber's shop.
Third, it is used in periscopes and kaleidoscope. It is used in periscopes. Periscopes. Periscopes and kaleidoscopes. Kaleidoscope. Kaleidoscope. और एक और ना सोलर कुकर में भी लगाते हैं अपन. इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर. इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर. एक नोट करके पॉइंट लिखना, ऐसी फन फैक्ट है या जनरल नॉलेज के लिए लिख लो. लिखो एक पॉइंट. अगर आप चाहते हो ना कि आपकी फुल इमेज मिरर में दिखे, सुन रहे हो क्या? आप तैयार होते हो ना, तो आप ड्रेसिंग में टेबल में मान लो छोटा सा मिरर लगा हुआ है, तो आप उस छोटे से मिरर में अपना पूरा इमेज नहीं देख पाओगे, है ना. सिर्फ चेहरा दिखेगा, बाल वाल दिखेगा. आप चाहते हो कि मेरा फुल ऊपर से नीचे तक मिरर में दिखे, ताकि मैं ड्रेस वेस भी सेट कर पाए, है ना. तो कम से कम आपके आधे हाइट का मिरर होना चाहिए. मान लो अगर आपकी हाइट 5 फीट है, तो कम से कम 2.5 फीट का मिरर होगा, तभी आपका पूरा इमेज आपको मिरर में दिखेगा. तो उसका एक पॉइंट लिखना नीचे. टू व्यू अ फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन, टू व्यू अ टू व्यू अ फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन, ऐसी नोट में लिखवा रहा हूं, ठीक है मैं. टू व्यू अ फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन, full size image of a person, comma, the minimum size of plane mirror required to view a full size image of a person, the minimum size of plane mirror required the minimum size of plane mirror required is equal to half of the height of the person, is equal to half of the height of the person, half of the height of the person. द मिनिमम, मिनिमम बोल रहे हैं, बाकी मैक्सिमम तो कितना भी बड़ा हो जाए आराम से दिखेगा, पर कम से कम अगर आपकी हाइट 5 फीट है, तो 2.5 फीट का मिरर तो होना ही चाहिए. अगर 2 फीट का मिरर होगा, तो आप अपनी पूरी इमेज उसमें नहीं देख पाओगे, ठीक है. फिर अब आप 5 के हिसाब से 2.5 फीट का ले आए, कोई 6 फीट का आदमी आ गया तो नहीं देख पाएगा अपनी पूरी इमेज उसमें. लेकिन 6 फीट के लिए मिनिमम 3 फीट की हाइट चाहिए, हाफ होना चाहिए कम से कम, ठीक है. चलिए नेक्स्ट डालेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स. ये आपका प्लेन मिरर हो गया. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के पढ़े थे इसमें, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे इसमें. अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ मिरर whose reflecting surface is a mirror whose reflecting surface is a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere, whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass, part of a hollow sphere of glass, part of a hollow sphere of glass is called a spherical mirror, is called a spherical mirror, is called a spherical mirror. Next time, these are of two types. These are of two types. फर्स्ट लिखेंगे कॉन्केव. कॉन्केव, कॉन्केव, कॉन्केव में हाइफन डाल के एक लाइन लिखेगा. अ स्फेरिकल मिरर विच हैज, अ स्फेरिकल मिरर which has, a spherical mirror which has reflecting surface towards, reflecting surface towards
reflecting surface towards the center of the sphere, towards the center of the sphere. समझ रहा डेफिनेशन? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है, तो ये कॉन्केव हुआ, और ऐसा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से ऑपोजिट है। तो ना हमने शेडिंग यहां की, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा, यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है आपका सिल्वर्ड। समझ में आ रहा है दोनों डायग्राम में डिफरेंस? ये सिल्वर्ड है और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ऑब्जेक्ट कहां होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वहां पे अंदर की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पे आउटवर्ड। ठीक है, तो समझ में क्या लिखे आपने? अ स्फेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। उसका भी डेफिनेशन लिख लो, फिर दोनों का डायग्राम बना लेना। क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन? विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स की जगह क्या लिखोगे? अवे। टुवर्ड्स का अपोजिट क्या होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। कंटिन्यू करो, पूरा लिखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक तो लिखो पूरा। अ स्फेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, away from the center of the sphere of which the mirror is a part, of which the mirror is a part, of which the mirror is a part. हाँ, दो डायग्राम बनाओ, एम एम डैश और पी को भी मार्क करना। पी इज द पोल, सी इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। अभी तो स्फीयर दिखा रहे हैं तो उसको सेंटर ऑफ स्फीयर बोल रहे हैं, बाद में जब सिर्फ मिरर बनाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। ठीक है, अभी क्योंकि स्फीयर साथ में बना हुआ उसके, तो अभी इसको नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। पर वो सेंटर ऑफ स्फीयर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। नाम लिखेगा दोनों का ना, ये क्या है आपका? कॉनकेव, एंड दिस इज कॉन्वेक्स। सारे टर्म्स को डिफाइन करते हैं, सी क्या है, पी क्या है ना? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फिर आर क्या है, रेडियस, फिर फोकस में आएंगे, फिर फोकल लेंथ। एम एम डैश मिरर बोल रहे हैं पूरा, एम से एम डैश मिरर है ना, देखिए इतना ही पार्ट हमने कट करके सिल्वर किया है, तो मिरर उतना ही है, बाकी तो ग्लास है ना? बाकी क्या है? हॉलो ग्लास स्पीयर है ये, हॉलो ग्लास स्पीयर से ही हमने कट करके अपना क्या निकाला है? मिरर, पेंट कर दिया एक साइड। ठीक है, चलो कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। हाँ, पूरा ग्लास मतलब ये पूरा ऐसे कर सकते हो, बट फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? मतलब अगर आप उस पूरा पेंट कर दिए, कोई एक साइड को पेंट करोगे, अंदर तो पेंट नहीं कर पाओगे, बाहर पेंट कर दिए, तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? मतलब फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बचेगा ना, तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ कट ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखियो, आप जो गाड़ियों में मिरर देखते हो, वो दिखने में आपको भले स्ट्रेट दिखता है, बट वो किसी बड़े स्पीयर का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो कुछ टर्म्स लिखते हैं। पहला, बस लिखो, जल्दी बनाओ जल्दी।
सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करेंगे, पहले हेड डाल लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला, हाइफन डाल के लिखे, क्या है इसका मीनिंग? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, it is the center of the sphere of which the mirror surface is a part. It is the center of the sphere of which the mirror surface is a part. It is the center of a sphere of which the mirror surface is a part. सेकेंड डिफाइन करेंगे पोल, पोल इसको डिनोट करें कैपिटल पी से, पोल। ये आपके स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, सुन रहे हैं ना? वो पूरे स्फीयर का सेंटर था, ये मिरर का सेंटर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना? पोल लिखो हाइफन डाल के, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक, नहीं, वो सेंटर ऑफ कर्वे, वो पूरे कर्वेचर का सेंटर है। जैसे कोई ये कर्वेचर है ना, तो उसका सेंटर ये है। मैं बात कर रहा हूं इस लाइन का सेंटर, जो कि ये है। देखो मिरर तो ये है ना, कर्वेचर का सेंटर ये है, ये कर्वेचर इस सेंटर से बनाया गया है, ऐसे बना करके। आप सेंटर से कैसे बनाते हो? सर्कल बनाते हो ना राउंडर से, तो रेडियस लेते हो और ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर देते हो, राइट? तो ये बन जाता है हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट जो कर्वेचर बना है, उस कर्वेचर के सेंटर को पोल बोल रहे हैं अपन, यानी कि ये पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। लिखेंगे डेफिनेशन, क्या बोलोगे इसको आप? सेंटर से पोल का डिस्टेंस। ठीक है, लिखो हाइफन डाल के, या फिर आप सीधा रेडियस ऑफ स्फीयर ही बोल सकते हो। जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर ऑफ स्फीयर ही बोल दिया, वैसे ही आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी रेडियस ऑफ स्फीयर बोल सकते हो ना, वो तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो लिख लो वैसे ही, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, the radius of the sphere of which the mirror surface is a part, the radius of the sphere of which the mirror surface is a part is called radius of curvature, of which mirror surface is a part is called radius of curvature, is called radius of curvature। फोर्थ, फोर्थ लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पोल, लिख लो, नहीं करते किसी से डिनोट। देखो पॉइंट या डिस्टेंसेस को डिनोट कर रहे हैं अपन, सी एक पॉइंट है, आर एक डिस्टेंस है, ये तो एक लाइन है। ठीक है, लिखो द लाइन जॉइनिंग, the line joining the pole, the line joining the pole and the center of curvature, the line joining the pole and the center of curvature, the line joining the pole and the center of curvature is called principal axis, is called principal axis, is called the principal axis। And last, aperture, 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 aperture। देखो अपर्चर का मतलब क्या होता है समझना, जैसे ये अगर आपका मिरर है, तो रिफ्लेक्शन कितनी जगहों पर होगा?
अगर कोई लाइट इस सरफेस में आके गिरेगी तो ही हो पाएगा, है ना। अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है तो वो तो टकरा ही नहीं ना मिरर से, यानी वो उसके अपर्चर के बाहर है। अपर्चर का मतलब होता है इट इज द एरिया ऑफ द मिरर जहां पे रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये पूरा एरिया अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज द एरिया ऑफ मिरर, इट इज द एरिया ऑफ मिरर, इट इज द एरिया ऑफ मिरर which is available for reflection. It is the area of mirror which is available for reflection, which is available for reflection. ठीक है, दो टाइप के अपर्चर होते हैं, एक तो ये एरिया हो गया, इसको अपन लीनियर अपर्चर बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो पूरा, मैं जैसे मान लो यही मिरर है तो ये पूरा पार्ट लीनियर अपर्चर कहलाएगा। और एक अपर्चर अपन इसको ही बोलते हैं, ये जो एंगल बना रहा है ना कि इतने एंगल में कोई लाइट आएगी तो ही रिफ्लेक्ट हो पाएगी। कोई अगर लाइट ऐसे जा रही होगी तो एंगल ज्यादा बन गया ना, तो वो बाहर हो गई अपर्चर के, तो इस टाइप के अपर्चर को बोलते हैं अपन एंगुलर अपर्चर, क्योंकि वो एंगल बता रहा है। तो एक होता है लीनियर अपर्चर, एक होता है एंगुलर अपर्चर। ठीक है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस बताना था मेरे को। ठीक है, नोट पे एक पॉइंट लिखिए, नोट 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 करके पॉइंट एक लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखो जो भी अपन ने लॉस पढ़े हैं प्लेन मिरर वाले, वो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं ना। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल मिरर ऑल्सो, इट इज एप्लीकेबल फॉर रफ सरफेस ऑल्सो। वही दो लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ऑल द थ्री लाई एट द सेम, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखे ना नोट में, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, the laws of reflection for plane mirror are, for plane mirror are, for plane mirror are applicable to spherical mirror also. The laws of reflection, the laws of reflection for plane mirror are applicable to, applicable to spherical mirrors also, spherical mirrors also. And last second note लिखो, at any point on the mirror, at any point on the mirror, at any point on the mirror, the normal is the line joining, the normal is the line joining. ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट याद आ रहा है आपको? क्या करते थे अपन, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ते थे, वही नॉर्मल होता था स्फेरिकल मिरर का। प्लेन मिरर में तो नॉर्मल बनाना आसान था ना, 90 डिग्री की लाइन बना दिए, बट यहां से आप कैसे बनाते थे, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ के। तो क्या लिख रहे हो, at any point on the mirror, comma, the normal is the line joining that point and the center of curvature. The normal is the line joining that point and the center of curvature. That point and the center of curvature. ठीक है, full stop, full stop. So according to laws of reflection, so according to laws of reflection, if a light ray passes through center of curvature, if a light ray passes through center of curvature, if a light ray passes through center of curvature and strikes the mirror, and strikes the mirror, strikes the mirror, comma, angle I is equals to angle R is equals to 0. Angle I is equals to angle R is equals to 0, and the ray retraces its path, and the ray, and the ray retraces its path,
एंड द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस मतलब जैसे आई थी वैसे ही वापस पीछे चली गई, रिट्रेस किया पाथ को अपने। ये डायग्राम बना लो बस। एंड द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, ये नोट नंबर 2 का डायग्राम हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्लास में अपन साइन कन्वेंशन, फोकस पढ़ेंगे दोनों का, और रे डायग्राम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट उसको थोड़ा बाद में करेंगे। पहले अपन लाइफ प्रोसेस की 2 क्लास में प्लांट न्यूट्रिशन एंड एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर वापस से इसमें आ जाएंगे नोट्स